नमस्कार। आज हम भारतीय शासन प्रणाली के आप कह सकते हैं दिल में उतर रहे हैं, यानी हमारी संसद। हमारे पास देखिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, मुख्य रूप से अनुच्छेद 79 से 100 तक, और उनसे जुड़े कुछ नोट्स भी हैं। ये हमें संसद की बनावट और उसके कामकाज की एक काफी अच्छी तस्वीर देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों की मदद से संसद के इस जटिल लेकिन बहुत ही दिलचस्प ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और देखिए, संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आवाज है, जहां देश के लिए नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं। तो हम यही देखेंगे कि ये बनती कैसे है, इसके जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो क्यों है, उनकी क्या भूमिका है और वो काम कैसे करते हैं। मतलब अनुच्छेद 79 से 100 तक का हमारा सफर बस यहीं से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर ये संसद है क्या? अनुच्छेद 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए यानी भारत के लिए एक संसद होगी, और इसमें कौन कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति और दो सदन। हाँ, यहीं पर एक बात थोड़ी चौंकाती है। राष्ट्रपति तो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड। वो विधायिका यानी संसद का हिस्सा कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही अहम और दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, राष्ट्रपति संसद की किसी बैठक में मतलब सदस्य की तरह भाग नहीं लेते, वो वहां बैठते नहीं हैं, लेकिन उन्हें संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि संसद अगर कोई कानून पास करती है, कोई विधेयक पारित करती है, तो वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न दे दें। अच्छा। तो उनकी भूमिका एक तरह से विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक पुल का काम करती है। और ये जो पूरी संरचना है, ये हमने काफी हद तक ब्रिटिश मॉडल से ली है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो सदन कौन से हैं जिनका जिक्र हुआ? इन सदनों के नाम हैं राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोगों का सदन यानी लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। वैसे ये हिंदी नाम 1954 में अपनाए गए थे। लोकसभा को निचला सदन या पहला चैम्बर कहते हैं। हाँ, और राज्यसभा को उच्च सदन या दूसरा चैम्बर। चलिए पहले राज्यसभा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 80 इसी के बारे में है ना? जी बिल्कुल। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है। इसे राज्यों की परिषद क्यों कहा जाता है? इसका क्या मतलब है? इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ये भारत का जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करें। इसीलिए इसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके चुने हुए सदस्य मतलब एमएलएज वो चुनते हैं। एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अच्छा, अप्रत्यक्ष। हाँ, ताकि कानून बनाते समय राज्यों की आवाज, उनके मुद्दे भी संसद में सुने जा सकें। तो इसकी बनावट कैसी है? मतलब कितने सदस्य होते हैं इसमें? देखिए, संविधान के हिसाब से तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 250? हाँ, इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, मतलब निर्वाचित होंगे, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। लेकिन अभी तो संख्या शायद कम है, स्रोत में 245 लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत जो 2023 तक का डेटा दे रहा है, उसके अनुसार वर्तमान में ये संख्या 245 है। इसमें से 229 सदस्य राज्यसभा से चुने गए हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, ध्यान रहे सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी से, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। तो ये जो 5 सीटों का अंतर है 250 और 245 में, वो सीटें दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके, अक्साई चिन जैसे क्षेत्रों के लिए रखी गई हैं, जिन पर भारत अपना दावा करता है। भविष्य में जब ये क्षेत्र पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ जाएंगे, तब ये सीटें भरी जाएंगी, ऐसी व्यवस्था है। और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं, जैसे चंडीगढ़ या लद्दाख? वो इसलिए क्योंकि उनकी जनसंख्या काफी कम मानी गई है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं हैं, इसलिए वहीं से सदस्य चुने जाते हैं। अच्छा, और ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, इनका क्या आधार होता है? स्रोत में पीटी उषा का उदाहरण भी दिया है। हाँ, राष्ट्रपति उन 12 लोगों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, शॉर्ट में एलएसएस कहते हैं, इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। पीटी उषा जी, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, उन्हें खेल के माध्यम से समाज सेवा में उनके योगदान के लिए मनोनीत किया गया। ये मनोनयन की प्रक्रिया कहीं से ली गई है? हाँ, ये प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाई है। अच्छा। और चुनाव की प्रक्रिया
आपने कहा अप्रत्यक्ष होता है। जी, अप्रत्यक्ष होता है। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV कहते हैं। STV? हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें खुले मतपत्र यानी ओपन बैलेट का इस्तेमाल होता है। ओपन बैलेट क्यों? ताकि ये पता चल सके कि किस विधायक ने किसे वोट दिया। इससे पार्टियों के लिए व्हिप जारी करना और उसका पालन सुनिश्चित करना आसान होता है। ये चुनाव प्रक्रिया भी कहीं से लिए गया? हाँ, ये जो चुनाव का तरीका है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरणा लेके अपनाया है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से। और एक बात, राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बराबर नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए असमान है। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं, वहीं कई छोटे राज्य हैं, सिक्किम, मेघालय, गोवा और कई उत्तर पूर्वी राज्य जिनकी सिर्फ एक सीट है। अब आते हैं सदस्यों की योग्यता और कार्यकाल पर, अनुच्छेद 83 और 84। जी, अनुच्छेद 84 योग्यता बताता है सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, शपथ लेना अनिवार्य है और आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए? हाँ, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और संसद चाहे तो कानून बनाकर और योग्यताएं भी तय कर सकती है। और कार्यकाल, अनुच्छेद 83? अनुच्छेद 83 कार्यकाल के बारे में है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। ये कभी भंग नहीं होती। मतलब डिसॉल्व नहीं होती? हाँ, अच्छा, ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 हर 2 साल में? हाँ, इससे सदन में एक निरंतरता बनी रहती है। इसीलिए इसे बड़ों का सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। इसमें अनुभव और स्थिरता दिखती है। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा पर। लोगों का सदन, जैसा अनुच्छेद 81 में कहा गया है, इसकी संरचना राज्यसभा से कैसे अलग है? सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर तो चुनाव के तरीके का ही है। लोकसभा के सदस्य सीधे भारत के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन? हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट डालता है, तो ये सीधे तौर पर जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुसार 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। हालांकि स्रोत के अनुसार वर्तमान में 543 सदस्य हैं। प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन 114वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2019 में, उसके द्वारा इस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। अच्छा, तो अब कोई मनोनयन नहीं होता लोकसभा में? जी नहीं, अब सभी सदस्य निर्वाचित ही होते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल और सदस्य बनने की योग्यता? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, अनुच्छेद 84। राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। बिल्कुल, और इसका सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, अनुच्छेद 83। लेकिन ये राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है। इसे 5 साल पूरे होने से पहले भी राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में? जैसे अगर सरकार सदन में विश्वास मत खो दे या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें और कोई वैकल्पिक सरकार ना बन पाए। लेकिन क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ, एक स्थिति में अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, उसकी 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी हैं। ठीक है, हमने देखा कि सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो क्या यह संख्या हमेशा एक जैसी रहती है या बदलती है? अनुच्छेद 82 में परिसीमन की बात है, ये क्या चीज है? परिसीमन या डिलिमिटेशन का मतलब है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का फिर से निर्धारण करना। देखिए, संविधान ये कहता है कि हर जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और हर राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने का काम फिर से एडजस्ट किया जाना चाहिए, ताकि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में रहे। बिल्कुल, ताकि हर सीट लगभग बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए एक परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। ये एक स्वतंत्र संस्था होती है और इसके फैसले अंतिम होते हैं। उन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत में अब तक 4 बार ऐसे आयोग बने हैं, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। लेकिन स्रोत ये भी बता रहे हैं कि सीटों की संख्या फिलहाल फ्रीज कर दी गई है। हाँ, यहीं पर एक अहम मोड़ आता है।
42वां संशोधन हुआ था 1976 में। उसने लोकसभा सीटों की कुल संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर साल 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया था। 1971 की जनगणना पर? हाँ, फिर 84वां संशोधन आया 2001 में। इसने इस रोक को और आगे बढ़ा दिया साल 2026 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 2026 तक लोकसभा में जो कुल सीटें हैं और राज्यों के बीच जो सीटों का बंटवारा है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही रहेगा। तो फिर 2002 के परिसीमन आयोग ने क्या किया अगर सीटें बढ़नी घटनी नहीं थीं? और फिर वो 87वां संशोधन क्या था? अच्छा सवाल है। देखिए, 84वें संशोधन ने कुल सीटें और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा तो 1971 के आधार पर फ्रीज कर दिया। लेकिन उसने ये अनुमति दी कि राज्यों के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर फिर से तय की जा सकती हैं। और 87वें संशोधन 2003 ने इसी को लागू किया। मतलब राज्य की कुल सीटें उतनी ही रहीं पर अंदर की सीटों का नक्शा बदल गया। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी राज्य में 20 सीटें थी 1971 की जनगणना के हिसाब से, तो 20 ही रहेंगी। लेकिन उन 20 सीटों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 2001 की जनसंख्या के हिसाब से दोबारा बांटा गया ताकि राज्य के अंदर हर सीट पर जनसंख्या लगभग बराबर हो जाए। 2002 के आयोग ने मुख्य रूप से यही काम किया। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी परिसीमन हुआ है। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद वहां 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। ये जो 2026 तक सीटों की संख्या फ्रीज है, ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि 1971 से अब तक जनसंख्या तो बहुत बदल गई अलग अलग राज्यों में। खैर, इस पर शायद हम आखिर में दोबारा सोचें। जरूर, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब संसद के कामकाज पर आते हैं। सदन बैठते कैसे हैं, सत्र कैसे बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 85। हाँ, अनुच्छेद 85। देखिए, राष्ट्रपति समय समय पर सरकार यानी मंत्रिपरिषद के सलाह पर संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाते हैं। इसे कहते हैं समन करना। नियम बस ये है कि किन्हीं भी दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और आमतौर पर कितने सत्र होते हैं साल में? आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। सबसे लंबा होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है। फिर आता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर के आसपास। और फिर शीतकालीन सत्र, नवंबर दिसंबर में। और ये सत्र समाप्त कैसे होते हैं? स्रोत में कुछ शब्द हैं, सत्रावसान, विघटन, स्थगन। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना जरूरी है। सत्रावसान का मतलब है सत्र का अंत। ये राष्ट्रपति करते हैं जब सत्र का काम पूरा हो जाता है। विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं। इससे लोकसभा का जीवनकाल ही समाप्त हो जाता है। ये भी राष्ट्रपति करते हैं, या तो 5 साल पूरे होने पर या पहले अगर जरूरत पड़े। और स्थगन? स्थगन का मतलब है बैठक को कुछ समय के लिए रोकना। ये कुछ घंटों के लिए हो सकता है या कुछ दिनों के लिए। ये सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। और एक अनिश्चित काल के लिए स्थगन भी होता है, एडजॉर्नमेंट साइन डे। हाँ, साइन डाई का मतलब है बिना अगली तारीख बताए। जब पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित करते हैं और ये नहीं बताते कि अगली बैठक कब होगी, तो उसे एडजॉर्नमेंट साइन डे कहते हैं। ये भी पीठासीन अधिकारी ही करते हैं। आमतौर पर इसके बाद ही राष्ट्रपति सत्र का सत्रावसान करते हैं। सदन की कार्रवाई का समय भी काफी दिलचस्प बताया गया है। सुबह 11 बजे शुरू होती है बैठक। जी, सामान्यतः 11 बजे। और पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। हाँ, पहला घंटा 11 से 12 बजे क्वेश्चनाल या प्रश्नकाल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसमें सदस्य मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज, उनकी नीतियों, उनके फैसलों के बारे में सवाल पूछते हैं। इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। बिल्कुल, ये सरकार को सचेत रखने का एक बड़ा जरिया है। प्रश्न भी कई तरह के होते हैं। तारांकित प्रश्न होते हैं जिनका मंत्री को सदन में मौखिक उत्तर देना होता है और सदस्य उस पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अच्छा। फिर होते हैं अतारांकित प्रश्न जिनका लिखित उत्तर दिया जाता है। ये बाद में सदन के पटल पर रखा जाता है। और एक होते हैं अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो बहुत जरूरी लोक महत्व के मामलों पर कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। और प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल। हाँ, 12 बजे जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होता है,
उसके बाद का समय लगभग 1 बजे तक शून्यकाल या 0 आवर कहलाता है। ये एक तरह से भारतीय संसदीय प्रणाली का अपना इनोवेशन है। इसका नियमों में कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है। अच्छा। जी, इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो उन्हें लगता है कि बहुत जरूरी सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, उसे उठा सकते हैं। ये समय अक्सर काफी जीवंत और कभी-कभी हंगामेदार भी हो सकता है। कार्रवाई चलाने के लिए कुछ न्यूनतम सदस्य संख्या भी तो चाहिए होती होगी। अनुच्छेद 100 में कोरम की बात है। हाँ, बिल्कुल। किसी भी सदन की बैठक शुरू करने के लिए या उसे जारी रखने के लिए एक न्यूनतम सदस्य संख्या उपस्थित होनी जरूरी है। इसी को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। ये कितना होता है? ये सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा 1/10 होता है। यानी लोकसभा के लिए लगभग 55 सदस्य। हाँ, और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य। और अगर इतने सदस्य ना हो तो ये पीठासीन अधिकारी, स्पीकर या सभापति का कर्तव्य है कि वो या तो सदन को स्थगित कर दें या बैठक को तब तक निलंबित रखें जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। ये इसलिए जरूरी है ताकि महत्वपूर्ण फैसले कम सदस्यों की उपस्थिति में ना लिए जाएं। और फैसले लिए कैसे जाते हैं, मतलब वोटिंग कैसे होती है? अनुच्छेद 100 इस पर भी कुछ कहता है। जी, सामान्यतः सदन में सारे फैसले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। और पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या सभापति वो आमतौर पर पहली बार में वोट नहीं डालते। क्यों? ताकि उनकी निष्पक्षता बनी रहे। उनका वोट होता है निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट। हाँ, इसका इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े, मतलब टाई हो जाए। उस टाई को तोड़ने के लिए वो अपना वोट डालते हैं। अच्छा, अब राष्ट्रपति के अभिभाषणों की भी बात कर लें। अनुच्छेद 86 और 87। जी, अनुच्छेद 86 तो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो संसद के किसी भी सदन को या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं और सदनों को कोई संदेश भी भेज सकते हैं। और अनुच्छेद 87 वो विशेष अभिभाषण की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 87 ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण स्पेशल एड्रेस का प्रावधान करता है। ये 2 मौकों पर होता है। पहला, हर आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा बनती है तो उसके पहले सत्र की शुरुआत में, और दूसरा, हर साल के पहले संसदीय सत्र की शुरुआत में, जो आमतौर पर बजट सत्र होता है। इस अभिभाषण में होता क्या है? इसमें राष्ट्रपति, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही बोलते हैं, वो सरकार के पिछले साल की उपलब्धियों और आने वाले साल की नीतियों और योजनाओं का एक खाका पेश करते हैं। और फिर इस पर चर्चा होती है, धन्यवाद प्रस्ताव जिसे कहते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में इस पर विस्तार से चर्चा होती है। एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे धन्यवाद प्रस्ताव या मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। ये चर्चा कई दिनों तक चल सकती है। सदस्य सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ये सरकार के कामकाज की समीक्षा का एक अहम अवसर होता है। और अगर ये प्रस्ताव पास ना हो तो? अगर ये प्रस्ताव गिर जाए तो इसे सरकार की हार माना जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, खासकर लोकसभा में। अच्छा, अब एक और अनुच्छेद है 88 जो मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों की बात करता है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प प्रावधान है। ये कहता है कि हर मंत्री और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, किसी संसदीय समिति के सदस्य बन सकते हैं जिसकी वो सदस्यता रखते हैं, भले ही वो उस सदन के सदस्य ना हो। हाँ, यही खास बात है। जैसे अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो भी वो लोकसभा में जाकर बोल सकता है, बहस में हिस्सा ले सकता है। और महान्यायवादी तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी उन्हें दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें सिर्फ उसी सदन में होता है जिसके वो सदस्य हैं। महान्यायवादी को तो वोट देने का अधिकार होता ही नहीं, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए, अब सदनों को चलाने वाले अधिकारियों पर आते हैं। पहले राज्यसभा, अनुच्छेद 89 से 92। सभापति कौन होते हैं? अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ही राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। तो वो सदन के सदस्य नहीं होते? नहीं, वो सदन के सदस्य नहीं होते। और उपसभापति? उपसभापति को राज्यसभा
अपने सदस्यों में से ही चुनती है। जब सभापति अनुपस्थित होते हैं या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तब उपसभापति ही सभापति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं। और इन्हें हटाया कैसे जा सकता है? उपसभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना होता है और ये प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रभावी बहुमत ये क्या होता है? प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन की जो उस समय की कुल सदस्य संख्या है, मतलब कुल सीटों में से जो सीटें खाली हैं उन्हें घटाकर उसका बहुमत। और सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है? उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही प्रभावी बहुमत से शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसे अंतिम रूप देने के लिए लोकसभा की सहमति भी जरूरी होती है। अच्छा, और अगर सभापति और उपसभापति दोनों ही मौजूद न हो तब? स्रोत में फिर से पीटी उषा का नाम है। हाँ, ऐसी स्थिति के लिए सभापति सदस्यों में से ही 10 सदस्यों तक का एक उप सभाध्यक्षों का पैनल नामित करते हैं। जब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो इस पैनल में से कोई एक सदस्य बारी-बारी से सदन की अध्यक्षता करता है। पीटी उषा जी को भी इस पैनल में नामित किया गया है। लेकिन अगर दोनों पद खाली हों, मतलब अनुपस्थित न हो बल्कि रिक्त हों? हाँ, अगर दोनों पद रिक्त हों तब राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को कार्यवाहक सभापति नियुक्त करते हैं, जो अस्थायी तौर पर यह जिम्मेदारी संभालता है। और अनुच्छेद 92 ये क्या कहता है? ये एक महत्वपूर्ण नियम है। ये कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, मतलब उस पर चर्चा चल रही हो, तब वो व्यक्ति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो सदन में उपस्थित रह सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और एक सामान्य सदस्य की तरह पहली बार में वोट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर टाई हो जाए तो वो निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसी तरह लोकसभा के अधिकारियों की बात करते हैं। अनुच्छेद 93 से 96। जी, यहाँ भी काफी समानताएं हैं पर कुछ अंतर भी हैं। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष स्पीकर और एक उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर चुनेगी। तो यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य होते हैं और सदन द्वारा ही चुने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा की तरह यहाँ सभापति पदेन एक्स ऑफिशियो नहीं होते। अध्यक्ष सदन का मुखिया होता है, उसकी कार्यवाही का संचालन करता है, सदन की गरिमा बनाए रखता है। पहले अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर थे और स्रोत के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला हैं। यहाँ कोई परंपरा भी है क्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर? एक स्वस्थ संसदीय परंपरा ये रही है, हालांकि ये संविधान में कहीं लिखी नहीं है कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल या गठबंधन से होता है और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से, ताकि विपक्ष को भी एक तरह का भरोसा रहे। जी, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि 2019 से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। ये चिंता की बात हो सकती है। हाँ, क्योंकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ये एक दूसरे को देते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। और इन्हें हटाने की प्रक्रिया? वो भी राज्यसभा के उपसभापति जैसी है। लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। एक बहुत ही खास बात लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है। लोकसभा भंग होने पर उनका क्या होता है? हाँ, ये अनुच्छेद 94 के परंतुक प्रोवाइजो में है। लोकसभा भले ही भंग हो जाए, लेकिन अध्यक्ष अपना पद तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाती और उसकी पहली बैठक नहीं हो जाती। क्यों? ऐसा क्यों? ये सदन की निरंतरता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है। भंग हुई लोकसभा और नई लोकसभा के बीच के समय में अध्यक्ष एक तरह से सदन के संरक्षक बने रहते हैं। अच्छा, और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं। अगर दोनों ही अनुपस्थित हों तो अध्यक्ष द्वारा नामित पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होती है, जिसमें 10 सदस्य तक हो सकते हैं। उनमें से कोई सदस्य अध्यक्षता करता है। और अगर दोनों पद खाली हों?
अगर दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष स्पीकर प्रो टेम से अलग नियुक्त करते हैं। यहाँ चुनाव की तारीखों में भी एक छोटा सा फर्क है। हाँ, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष तय करते हैं। और अनुच्छेद 97 भी वैसा ही है जैसा राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 92 था। मतलब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्षता नहीं कर सकते। बिल्कुल वही। अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन सदन में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं और पहली बार में वोट दे सकते हैं, पर निर्णायक वोट नहीं। और अनुच्छेद 97 इनके वेतन भत्तों के बारे में? जी, अनुच्छेद 97 बस इतना कहता है कि सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद कानून बनाकर तय करेगी और ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, अब हम लगभग अंत की ओर हैं। अनुच्छेद 98 और 99, सचिवालय और शपथ। अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद के हर सदन का अपना अलग सचिवालय होगा, मतलब लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग। ये सदन के कामकाज में प्रशासनिक और लिपिकीय सहायता देते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? स्रोत में लिखा है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष या सभापति की सलाह पर सचिवालय की भर्ती और सेवा शर्तों के नियम बना सकते हैं। व्यवहार में महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, जो सचिवालय का प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति पीठासीन अधिकारी ही करते हैं। और अनुच्छेद 99, शपथ के बारे में? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 99 कहता है कि संसद के हर सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेनी होगी या प्रत्याज्ञान करना होगा। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं ना? हाँ, आमतौर पर राष्ट्रपति नई लोकसभा के गठन के बाद सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठता कार्यकाल के आधार पर तय होती है, को अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। उनका मुख्य काम क्या होता है? उनका मुख्य काम होता है नए चुनकर आए सदस्यों को शपथ दिलाना, और वो तब तक सदन की अध्यक्षता करते हैं जब तक नए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमने संसद की संरचना, दोनों सदनों के बीच के अंतर, उनके कामकाज के तरीके, सत्र कैसे चलते हैं, अधिकारी कौन होते हैं और सदस्यों से जुड़े कई अहम पहलू देख लिए। अनुच्छेद 79 से 100 तक काफी कुछ कवर हो गया। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है, कैसे राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा सीधे जनता का। हमने उनकी चुनाव प्रक्रियाएं समझी, कार्यकाल देखे, योग्यताएं जानी। साथ ही सत्रों का संचालन कैसे होता है, प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे महत्वपूर्ण संसदीय उपकरण क्या हैं, कोरम और मतदान के नियम क्या हैं, ये भी समझा। और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, ये सब महत्वपूर्ण प्रावधान भी हमने कवर किए हैं। तो इन सब जानकारियों को अगर हम देखें तो शुरुआत में जो एक बात आई थी परिसीमन वाली और सीटों की संख्या का 2026 तक स्थिर रहना, उस पर एक बार फिर से सोचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की कुल सीटों को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन पिछले 50-55 सालों में भारत के अलग-अलग राज्यों की जनसंख्या बहुत अलग-अलग दरों से बढ़ी है, कहीं बहुत तेजी से, कहीं धीमी गति से। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये व्यवस्था एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत के साथ पूरी तरह न्याय करती है, और क्या इससे राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का जो संतुलन होना चाहिए वो बना हुआ है? 2026 के बाद जब अगला परिसीमन होगा और अगर सीटों का राज्यों के बीच फिर से बंटवारा होता है नई जनसंख्या के आधार पर, तो उसका हमारे संघीय ढांचे पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा और विचारणीय प्रश्न है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि संविधान के प्रावधान कितने जीवंत होते हैं और समय के साथ उन पर कैसे नई बहसें शुरू हो सकती हैं। आज संसद की कार्यप्रणाली की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।